हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहां पे हम बात करेंगे इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन के आखिरी कंसेप्ट यानी कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और इसी के साथ हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो इस सीरीज की आखिरी वीडियो होने वाली है। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं भाई इस नंबर पे जाइए 9667836336 यहाँ पे जाके वो नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो इन्वेंट्री फंक्शन समझने से पहले, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट समझने से पहले मैं समझ रहा हूँ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। किसी भी बिजनेस में ना दो तरह के गुड्स यूज किए जाते हैं। एक तो होता है हमारा फिक्स्ड गुड्स और एक होता है हमारा करंट गुड्स। जो फिक्स्ड होता है ना वो क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो हम गुड्स यूज करते हैं। उसके बाद जो बाकी बचता है हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज। जैसे फिक्स्ड गुड में हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स। और जो करंट एसेट है उसमें आप एक मेजर पोर्शन किसका होता है, इन्वेंट्री का होता है। अब इन्वेंट्री क्या होती है वो समझते हैं। इन्वेंट्री में तीन तरह के गुड्स आते हैं। ऐसे गुड्स जो तैयार हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन रखे हुए अब तक सेल नहीं किए गए हैं, यानी कि फिनिश्ड गुड्स जो तक सेल नहीं हुए हैं। दूसरा सेमी फिनिश्ड गुड, यानी कि जो कुछ जिनका पार्ट कंप्लीट हो चुका है बनने का, यानी कि कुछ प्रोसेस बनने का जिनके ऊपर कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम अभी बाकी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर को आधा बना दूं और आधा कल के लिए छोड़ दूं तो जो आधा बना हुआ मार्कर होगा वो क्या होगा, सेमी फिनिश्ड गुड, ठीक है। इसके अलावा तीसरे आते हैं, वो क्या आते हैं, बिल्कुल रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो भी सिर्फ रॉ मटेरियल रखे हुए हैं, अभी उनके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई है फाइनल आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ये तीन तरह के गुड्स यूज होते हैं। एक जो बिल्कुल रॉ मटेरियल, दूसरा सेमी फिनिश्ड गुड और तीसरा बिल्कुल फिनिश्ड गुड पर सेल नहीं किए गए हैं। तो ये तीन तरह के गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं किसके अंदर, इन्वेंटरीज के अंदर। तो समझते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री नॉट इंक्लूड ओनली फिनिश्ड गुड। तो इन्वेंट्री में सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड नहीं आते बट ऑल्सो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसमें स्टॉक आते हैं रॉ मटेरियल्स के भी। ऐसे गुड्स भी जो वर्क इन प्रोग्रेस है, मैंने बोला ना सेमी फिनिश्ड गुड जो आधे बन चुके हैं, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स एंड गुड्स हेल्ड बाय फर्म्स इन स्टोरेज टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और कुछ गुड्स ऐसे जो फर्म ने अपने पास स्टोर कर रखे हुए हैं ताकि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मीट कर सके। फॉर एग्जांपल कई बार हम क्या करते हैं ना, एक बार जो गुड्स बन जाते हैं उसको स्टॉक करके अपने पास रख लेते हैं और इस चीज का वेट करता है प्रोड्यूसर कि कब मार्केट में उस गुड्स की डिमांड सबसे फालतू होगी, यानी कि जब सबसे फालतू प्राइस मिलेगा तब मैं इन आउटपुट्स को सेल करूंगा, है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं सैलरी इस माइंड से चलता है कि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी फालतू क्वांटिटी सेल करूंगा और जितना कम प्राइस होगा उतनी कम क्वांटिटी सेल करूंगा। तो बहुत से प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स को स्टॉक करके रखते हैं ताकि जैसे ही मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, डिमांड क्रिएट होगी, तब वो उसको निकालेंगे, तब वो स्टॉक को सेल करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि कुछ गुड्स हम ऐसे रखते हैं ताकि हम क्या कर सके, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को एक बिजनेस के कंप्लीट कर सके। उसके बाद आते हैं व्हाई डज अ फर्म होल्ड इन्वेंटरीज। एक फर्म इन्वेंटरीज को होल्ड क्यों करती है वो समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि ऐसा क्यों नहीं करती कि भाई जितनी डिमांड हो उतनी इन्वेंटरी मंगवाओ, चीज को बनाओ और उस डिमांड को फुलफिल कर दो। अब हम समझते हैं, देखो कुछ टाइम पीरियड लगता है किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, यानी कि एक कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं ना भाई किसी भी चीज को बनाने के लिए, तो टाइम तो लगेगा ही। जब टाइम कंज्यूम होगा तो डिमांड आते ही हम चीज को बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। हो सकता है जो डिमांड आई वो, जैसे कि कई बार क्या होता है डिमांड हमें तुरंत फुलफिल करनी होती है। जैसे किसी प्रोड्यूसर, किसी कंज्यूमर ने बल्क में कोई चीज खरीदनी चाहिए और उसे डिमांड चाहिए इनिशियली, उसी टाइम को उसे फुलफिल करना है अपने, उसी टाइम को उसे चाहिए, लेकिन उसे नहीं मिल रहा तो क्या करेगा, वो किसी और प्रोड्यूसर के पास शिफ्ट कर जाएगा। इससे क्या होगा, जो पहली वाली फर्म है उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इन्वेंट्री होल्ड हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम जैसे ही डिमांड आए फटाफट चीजों को बना के उसे क्या कर दें, सेल कर दें। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या आया, फर्म्स होल्ड इन्वेंट्रीज टू मीट फ्यूचर डिमांड। तो जो फर्म है ना वो इन्वेंट्री से पीछे रखती है ताकि क्या कर सके, फ्यूचर डिमांड को फुलफिल कर सके। फॉर गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग डिमांड। क्योंकि गुड्स तुरंत नहीं बनाए जा सकते जैसे ही डिमांड आई। दूसरा रीजन होता है, कई बार आपने देखा होगा ना, जब भी हम कोई भी चीज बल्क में बाय करते हैं तो हमें क्या मिलती है, छूट मिलती है ना। कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो बोलता है अगर आप कोई भी चीज थोक में खरीदते हो, बल्क का मतलब क्या होता है, थोक में इकट्ठा बहुत सारा सामान खरीदते हो तो आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, यानी कुछ पैसा आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा। तो उस डिस्काउंट को गेन करने के लिए भी बहुत सारे प्रोड्यूसर अपने पास इन्वेंट्री रखते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहां से ये बनता है, तो मैनी सप्लायर्स ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट। तो मैनी सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, क्वांटिटी पे डिस्काउंट देते हैं। देयरफॉर फर्म्स लाइक टू बाय इन बल्क, इसलिए फर्म्स जो है बल्क में खरीदना पसंद करती है। एंड कीप इन्वेंटरीज ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू अवेल दीज डिस्काउंट्स। और वो क्या करती है, इन्वेंटरीज को खरीदती है, इन्वेंटरीज ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू अवेल दीज डिस्काउंट, ताकि वो इस डिस्काउंट का फायदा उठा सके, ठीक है। तीसरा क्या आता है वो समझते हैं, इन्वेंटरीज आर हेल्ड बिकॉज इट लेस कॉस्टली। इन्वेंटरी को हम हेल्ड क्यों करते हैं, क्योंकि इट इज लेस कॉस्टली फॉर अ फर्म टू प्रोड्यूस। क्योंकि फर्म के लिए प्रोड्यूस करना क्या होता है, बहुत ही
कम कॉस्टली बन जाता है। मैं आपको इस चीज का एग्जांपल समझाता हूं। पहले तो देखो, जब भी ना लार्ज क्वांटिटी में कोई भी हम गुड्स या कोई भी सर्विसेज बनाते हैं तो इस बात का मतलब क्या है कि हमारी मार्जिनल जो कॉस्ट है ना वो कम आती है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट नाम का एक कंसेप्ट होता है, एमसी जिसको हम बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि पर यूनिट पे आने वाली एडिशनल कॉस्ट कितनी है, और जितनी बड़े लेवल पे क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी कहीं ना कहीं कॉस्ट उतनी ही कम आती है। उसका मैं आपको मेन रीजन समझाता हूं। सपोज करो एक मशीनरी है जो एक टाइम पे ऐसे 1 लाख मार्कर बना सकती है, लेकिन एक कंपनी है जो उसे सिर्फ 100 मार्कर बनवा रही है, 1000 मार्कर बनवा रही है, ठीक है, 10,000 मार्कर बनवा रही है, तो क्या उसको कॉस्ट कम पड़ेगी? नहीं, क्योंकि 1000 मार्कर के लिए भी मशीन चलेगी, ठीक है, 1,00,000 मार्कर के लिए मशीन चलेगी, 1 मार्कर के लिए भी मशीन चलेगी, 1 मार्कर के लिए भी फ्यूल लगेगा, 100 मार्कर के लिए भी फ्यूल लगेगा, ठीक है, और 1,00,000 मार्कर के लिए फ्यूल लगेगा। इस बात का मतलब ये है कि एक सिंपल सी बात है, जितना फालतू प्रोडक्शन होगा तो उस फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट है उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि फिक्स्ड एसेट की जो डेप्रिसिएशन होता है सब में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं हमारा मार्जिनल कॉस्ट कम आएगा। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं। जब मैंने अपना सेंटर ओपन किया था, मतलब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, उसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है, या फिर हाँ इससे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं नोट्स का। सपोज करो मैंने जो आपको नोट्स सेल करता हूं तो उस नोट्स के लिए मैंने मान लो कोई बंदा रखा हुआ है, ठीक है, अपना मतलब एक पर्सन रखा हुआ है जो उस नोट्स को प्रिपेयर करता है अकॉर्डिंग टू मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं उसको बताता हूं कि कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना देता है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया नोट्स तो बना देगा, लेकिन दिक्कत क्या है? सपोज करो नोट्स को खरीदने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो मान लो मेरे से एक नोट्स बनवाने के कम से कम 1000 रुपए चार्ज करता है, मतलब 1000 रुपए उसने चार्ज किए मेरे से एक नोट्स बनाने के, ठीक है, और उसे उस नोट्सों को खरीदने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, मतलब वो नोट्स ना सिर्फ एक पर्सन ने खरीदा, मतलब एक पर्सन ने लिया, तो मेरे को कितने मिलेंगे? 100 रुपए, क्योंकि मैं 100 रुपए लेता हूं एक नोट्स के, ठीक है। तो क्या मैं नुकसान में हूं, फायदे में हूं? मैं नुकसान में हूं, बहुत ज्यादा नुकसान में हूं, ठीक है। लेकिन अगर इसी नोट्स को, ठीक है, इसी नोट्स की डिमांड करी कितने बंदों ने? 10 बंदों ने कर ली, तो मेरी कॉस्ट कवर हो गई 1000 रुपए, यानी कि मैं जो उस पर्सन को पैसे दूंगा वो मेरा कवर हो गया। अब इसके बाद उस नोट्स को जितने बंदे खरीदेंगे, जितने और फालतू बंदे खरीदेंगे, वो मेरे लिए क्या होगा? एडिशनल प्रॉफिट, वो मेरी जेब में आएगा, क्योंकि अब मैं उसको सैलरी दे चुका हूं, ठीक है। हमें वो नुकसान कब होगा? जब उस नोट्स को खरीदे ही ना, ठीक है, खरीदे 1-2 बंदे खरीद ले तब भी मैं नुकसान में हूं। तो उसकी कॉस्ट कवर करने के बाद जो बाकी पैसा बचेगा वो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी कि जितनी फालतू लार्ज क्वांटिटीज में लोग उसे बेचेंगे, लोग उसे खरीदेंगे, ठीक है, और मतलब वो बनाई जाएंगे, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा मुझे एडिशनल, वरना प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है, जितनी लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं ना उतना ही मार्जिनल कॉस्ट यानी कि पर एडिशनल जो कॉस्ट है ना हर यूनिट के बनाने का वो कम होता चला जाता है, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को? इसलिए जो फर्म है ना वो अपने पास बल्क में इन्वेंटरी रखता है ताकि वो लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन कर सके और लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करके मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीज कर सके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखते हैं, इन्वेंटरी आर हेल्ड बिकॉज इट लेस कॉस्टली फॉर अ फर्म टू प्रोड्यूस गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि फर्म के लिए जो है ना कम कॉस्टली होता है, ठीक है, लार्ज लेवल प्रोडक्शन करना। एंड कीप इन्वेंटरीज, लार्ज प्रोडक्शन रिड्यूसेस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि लार्ज प्रोडक्शन जो है ना वो क्या करता है? रिड्यूस करता है किसको? मार्जिनल कॉस्ट को, प्रोडक्शन के। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, कई बार ना किसी गुड्स को बनाने में टाइम लग जाता है। हम समझते हैं इस बात को। मान लो ये मार्कर ही है, अब इस एक मार्कर को बनाने में कुछ स्टेप्स लगाए होंगे, और वो हर स्टेप ना मतलब हर स्टेप 1 दिन के हैं, और 10 स्टेप है, सपोज करो 10 दिन हो जाएंगे एक मार्कर को बनने में, मतलब ऐसे ऐसे बहुत से मार्कर बनाने के रखे हुए हैं, पर इन लगेंगे 10 डेज। तो जब तक ये मार्कर कंप्लीटली बन नहीं जाता वो किस में आएगा? हमारा इन्वेंटरी के अंदर ही आएगा, यानी कि वो हमारा किस में आएगा? सेमी फिनिश्ड गुड के अंदर। तो इसलिए भी कई बार इन्वेंटरीज जो है वो काफी बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इन्वेंटरीज बढ़ाऊंगा क्यों, उसका भी रीजन समझते हैं। सपोज करो कोई एक और एग्जांपल देता हूं इसी एग्जांपल में। अब कंपनीज इन्वेंटरी से कैसे रखती है? जैसे मान लो एक बार जितनी इन्वेंटरी थी उन सबको उन्हें काम पे लगा दिया स्टेप पे, ठीक है, कि भाई अब इससे फिनिश गुड बनाना शुरू कर दो, लेकिन अभी उसमें कुछ टाइम बाकी है क्योंकि अभी से कुछ स्टेप्स बाकी है उसे कंप्लीट होने के। तो कंपनी ने और इन्वेंटरी मंगवा ली कि भाई ये तो एक बार बन जाएंगे, और बनते इनकी डिमांड आ रखी है तो भाई वो डिमांड तो फुलफिल कर दूंगा, लेकिन जब एडिशनल डिमांड आएगी उसके लिए भी तो इन्वेंटरी चाहिए ना और ज्यादा, ताकि उसको भी वर्क उसको भी रखूं किस पे? बनाने के प्रोसेस पे, ताकि जैसे बनेंगे फिर डिमांड आ जाएगी, फिर से क्या हो जाएगा? वो फुलफिल हो कर दूंगा डिमांड, फिर से डिमांड नहीं आएगी तो उसके लिए भी नया इन्वेंटरी लगा के रखूंगा। आई बात समझ में कि कुछ गुड्स को बनने में काफी टाइम लगता है, और जब किसी भी गुड्स को बनने में टाइम लगता है तो हमें उसके लिए करना क्या होता है? उसके लिए पहले ही प्रोसेस तैयार करने पड़ते हैं, अपने पास इन्वेंटरी रखनी पड़ती
पड़ती है ताकि टाइम से पहले वो चीज बनके तैयार हो जाए, ताकि जो डिमांड है ना वो हम टाइम पे फुलफिल कर पाए। और क्योंकि हम टाइम पे डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए तो कंज्यूमर के पास और भी ऑप्शंस होंगे, वो वहां पे शिफ्ट कर जाएगा और वहां से जाके उन चीजों को बाय कर लेगा। ठीक है, तो इसका नुकसान किसको देना पड़ेगा? प्रोड्यूसर को। तो वही बात फोर्थ पॉइंट में लिखी हुई है, समटाइम्स प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ गुड इन सच दैट बिल्डअप ऑफ इन्वेंटरीज। तो हमें करना पड़ता है कई बार इन्वेंटरीज को बिल्डअप देना पड़ता है, यानी कि बहुत से स्टेप से निकालना पड़ता है। इज नेचुरल टू इट्स प्रोडक्शन, और ये उसके प्रोडक्शन के लिए नेचुरल है। दिस इज ट्रू फॉर दोज गुड्स हुज प्रोडक्शन टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, जिनकी प्रोडक्शन क्या रहता है, काफी टाइम लगता है टू कंप्लीट टिल द टाइम ऑफ गुड इज नॉट प्रोड्यूस। और जब तक गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हम उसे क्या मानते हैं? इट इज एन इन्वेंटरी। फिर क्या आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, आखिरी पॉइंट, व्हेन सर्टेन गुड्स आर बॉट एंड और सोल्ड इन बैचेस होल्डिंग इन्वेंटरी बिकम्स इनइविटेबल। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि जब तक कुछ गुड्स हम ठीक है सोल्ड नहीं कर देते मार्केट के अंदर, तो वो किसका पार्ट है? इन्वेंटरी का पार्ट है। आपने गुड्स बना के रख लिए, फिनिश गुड हो चुके हैं, हर एक स्टेप से गुजर चुका है वो, लेकिन आपने उसे बेचा नहीं अब तक, तो वो भी किसका पार्ट बनेगा? इन्वेंटरी का पार्ट ही बनेगा। और लोग अपने पास गुड्स स्टॉक करके रखते हैं, क्यों रखते हैं? ताकि जैसे फ्यूचर में डिमांड आएगी तब मैं उसे सेल करूंगा। तो जब तक वो गुड सेल नहीं होता, वो भी किसका पार्ट होता है? इन्वेंटरी का पार्ट ही होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इन्वेंटरी सेल रेशियो एंड फैक्टर। अब देखो, इन्वेंटरी सेल रेशियो एंड फैक्टर का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो ये रेशियो होता है किस चीज का? मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरी टू द सेल्स, यानी कि ऊपर क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरी, नीचे क्या आएगा? हमारा सेल्स। कितनी सेल की इज कॉल्ड इन्वेंटरी सेल रेशियो, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेंटरी सेल रेशियो। इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अब ये है ना, इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखते क्या क्या होता है। पहले में देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग न्यू गुड्स इज हाई, अगर जो कॉस्ट है ना वो नए गुड्स को ऑर्डर करने की हाई है, ठीक है, तो क्या होगा? देन इन्वेंटरी सेल्स रेशियो इज आल्सो हाई, तो जो इन्वेंटरी सेल रेशियो है वो भी हाई होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा, इफ द स्पीड विद विच गुड्स ऑर्डर्ड कैन बी रिप्लेनिश्ड इज स्लो। इस बात का मतलब ये है कि जब स्पीड जो है जिस हिसाब से ऑर्डर किए गए हैं लेकिन उसकी प्रोसेसिंग स्लो है, तो क्या हो जाएगा? देन इन्वेंटरी सेल रेशियो फिर से क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, इन्वेंटरी सेल रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि डिमांड तो फटाफट आ रही है, पर फुलफिल करने में कहीं ना कहीं मुझे क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इन्वेंटरी सेल रेशियो फिर से क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। फिर हमारा क्या आता है? तीसरा, व्हेन सेल्स आर लो, जब सेल लो होगा तब भी हमारा क्या होगा? इन्वेंटरी सेल रेशियो विल हाई। इसका तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो इन्वेंटरी सेल रेशियो है, तो ऊपर क्या आएगा? इन्वेंटरी, अरे मार्कर क्यों नहीं चल रहा? दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। हाँ, इन्वेंटरी, चलो कोई तो चला। इन्वेंटरी और नीचे क्या हमारा? सेल, इन्वेंटरी सेल रेशियो। तो अब यहां पे देखें उसने क्या बोला, यहां पे इस पॉइंट में उसने बोला है व्हेन सेल्स आर लो। देखो, इसको बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप इन्वेंटरी बढ़ा दो, ठीक है, यानी कि किसी फ्रैक्शन को इंक्रीज करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो ऊपर वाला पार्ट बढ़ा दो, नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट रखो, तो बढ़ जाएगा फ्रैक्शन। लेकिन अगर आप नीचे वाले पार्ट को कम कर देते हो तब भी ऊपर वाला पार्ट, तब भी ऑल ओवर जो है ना वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। उसने वही यहां पे बोला, व्हेन सेल्स आर लो, जब भी सेल्स लो होंगे, इन्वेंटरी सेल्स रेशियो विल हाई, तो हमारा क्या हो जाएगा? इन्वेंटरी सेल्स रेशियो फिर से क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। बिकॉज सेल्स आर लो द अनसर्टेनिटी इज हाई, क्योंकि अगर सेल लो है मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है, आप सेल नहीं कर पा रहे हो, तो अनसर्टेनिटी क्या कर जाएगी? राइज कर जाएगी। फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है डिमांड की ना जाए, आपकी आप जो प्रोडक्ट है उसमें सेल ही ना हो, तो ये बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द अनसर्टेनिटी राइजेस, जिसकी वजह से क्या होता है? ठीक है, जो हमारा कॉस्ट है वो क्या कर जाता है? राइज कर जाता है। इन्वेंटरी सेल्स रेशियो हमारा क्या करता है? राइज कर जाता है। जो हमारा फोर्थ और आखिरी पॉइंट है वो समझ लेते हैं। एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, द कॉस्ट ऑफ कीपिंग इन्वेंटरी इंक्रीजेस। तो जो कॉस्ट है ना इन्वेंटरी को रखने की, क्योंकि भाई इन्वेंटरी को रखने का भी तो खर्चा आएगा। अब इन्वेंटरी जो ना मैं रोड पे फेंक दूंगा, नहीं, इन्वेंटरी भी क्या है? कंपनी के फिनिश गुड्स हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होते हैं? गोडाउन चाहिए होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, ताकि जहां पे बल्क में हम क्या रख सके? इन्वेंटरी को रख सके। तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कीपिंग इन्वेंटरीज वो भी क्या हो जाएगा? हमारा इंक्रीज कर जाएगा। सो द फर्म्स विल कीप फीवर इन्वेंटरीज, तो जो फर्म्स है ना अपने पास क्या रखती है? कम ही इन्वेंटरी रखती है। इतनी इन्वेंटरी रखती है सिर्फ कि अभी की डिमांड फुलफिल कर सके और कई हद तक फ्यूचर की डिमांड फुलफिल कर सके, ठीक है, मतलब लिमिटेड इन्वेंटरी, यूं नहीं कि बहुत सारा बल्क में इकट्ठा कर लिया, डिमांड हो नहीं रही है, खामखा खर्चा और भर रहे हैं किस चीज का? गोडाउन का, ठीक है। देयरफॉर डिजायर्ड इन्वेंटरी सेल्स रेशियो शुड बी एक्सपेक्टेड टू फॉल विद अ लो इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट।
तो इससे क्या होता है कि जो डिजायर्ड इन्वेंट्री सेल्स रेशियो है ना, वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू फॉल, ये एक्सपेक्ट किया था कि क्या करे, फॉल करे विद अ लो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में भी क्या हो रहा है, लो रेट से इंक्रीमेंट आ रहा है। अभी बात समझ में, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे, जो हमारे 4 फैक्टर थे, वो अफेक्ट करते हैं किसको, इन्वेंट्री टू सेल रेशियो को। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन्वेंट्री टू सेल्स। तो यहां तक हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। और ध्यान रखना, इस रेशियो का मतलब ही ये था कि इन्वेंट्री बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है, रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री, और दूसरा उसको सेल करने का रेशियो क्या है। ठीक है, तो ऊपर हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट, नीचे हमारा सेल, और उसको ये फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अभी